हेलो 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 हेलो। हाँ आ रही है आवाज़, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड, लुकिंग गुड। स्टूडेंट्स आर रेडी एंड आई एम सुपर रेडी, एवर रेडी। जस्ट अ मिनट। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सो यप, हेलो जी, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान के इस आरंभ वाली क्लास में। तो आरंभ करते हैं प्यार से और चलेंगे फटाफट से आगे की तरफ। लेक्चर नंबर 7 है। सभी को जय श्री राम। जो भी बच्चे लिख रहे हैं उनका रिप्लाई केम छो, मजामा, खंबा खड़ी, सब चलते हैं आगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब इस लेक्चर के लास्ट में हम पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट लेक्चर जो है वहां तक पहुंच चुका है। चैप्टर की बात करें, चैप्टर वहां तक पहुंच चुका है जब आपका ये सिलेबस खत्म होता है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का सिलेबस का पढ़ने वाला अगर पार्ट की बात करें तो आज लास्ट पार्ट है पढ़ाई का। क्वेश्चंस इसके बाद अगला लेक्चर जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन पे लगेगा। पढ़ाई वाली जो भी चीजें हैं आज के आज खत्म हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके बस प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं भी करने को। बाकी हमने पढ़ते समय भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। पीवाईक्यूज हमने कर लिए, नीट के जो पेपर थे उसके हमने कर लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है, जो अच्छे हैं, जरूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। क्या कहते हो, सब बढ़िया, चंगा भला। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को ग्रुप जो शेयर किया है उसमें बहुत साफ साफ मैंने हिदायत दी थी कि बदतमीजियां अपने, है ना, तक ही रखें। जो आपकी, है ना, हो सकती हैं, आपके मुंह से जो गटर वाली चीजें निकल सकती है, जिसके भी मुंह से निकल सकती है, तो अपना गटर बंद रखें। और किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का या किसी भी बच्चे द्वारा किसी भी दूसरे बच्चे को अगर सताया गया है, उसका नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया, तो अच्छा नहीं होगा बेटा। लीगल नोटिस जाएगी आपको डायरेक्ट, ठीक है। पुलिस केस तक मैं कर दूंगा। और मैं इतना बता रहा हूं कि आपको अगर ये नॉर्मल लग रहा है ना, तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होके आपको बता दूं, बहुत ही सीरियस होके, कि पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है ना। पूरी जिंदगी की बात है। पढ़ाई छोड़ दो, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो कहीं जॉब ले पाएंगे, ना तो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाओगे, कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे, कहीं एडमिशन नहीं ले पाओगे, और कोई जॉब नहीं मिल पाएगी सरकारी, तो बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल इस तरह की वाहियात हरकतें बंद कर दो, क्योंकि मेरे पास 8 से 10 बच्चियों के मैसेज आए हैं जो आप लोगों में से ही हैं कोई जो उस नंबर को फैला रहे हैं, या अपने घर के दूसरे नंबर से, जो नंबर से ग्रुप, जो कुछ बच्चे इतने सातिर निकल रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत सातिर है। सातिर वातिर वाली बात बंद कर दो, क्योंकि लोकेशन का भी पता लगता है कि नंबर कहां से यूज किया गया था, और वहां पर चीजें हो जाती हैं ट्रेसेबल, ठीक है। और डाउटनट में मैं आपको बता दूं, डाउटनट की टीम के हिसाब से आप लोगों को नहीं पता है, तो डाउटनट के बच्चे हर जगह हैं, डाउटनट के लोग हर जगह हैं। किसी भी स्टेट के हों आप, कहीं भी हों, पहुंचा जा सकता है आपके घर पर, आपके शहर में, कभी भी, ठीक है। तो घर तक आ जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके माँ बाप के सामने, आपके लोगों के सामने आपको बेइज्जती अलग होना पड़ेगा, इसलिए मत करिए, ठीक है। अगर आप अपनी बहन के साथ, अपने सिस्टर के साथ होता हुआ इस तरह की चीजें नहीं देख सकते, तो दूसरों को भी साथ करने का आपका कोई हक नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो संस्कार होगा आपके अंदर, आप सभी के अंदर। मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, किसी का टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप इतने समझदार होंगे कि आपको किस तरह से बिहेव करना है एक अपने कलीग के साथ, ठीक है। कलीग मतलब जिसके साथ आप क्लास लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इतना तो माँ बाप ने संस्कार सिखाया ही होगा मुझे लगता है, और नहीं भी सिखाया अगर, तो इतना तो समझ होती है। और आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी के, है ना, को आप कंधे पर लेके चलने वाले हैं। तो मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि छोटे से संस्कार आपके अंदर हों, थोड़ी सी समझ की उम्मीद मैं कर रहा हूं आपसे। अगर ये मिलती है, दिखती है, तो अच्छी बात है।
मैं थोड़ा सा गुस्सा हूं बेटा, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं। गुस्सा इसलिए हूं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से कोई किया जाए बात, खास करके जब पहले बता रखा है। नीट की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही बने रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप गटर में उतरेंगे ना तो फिर मुझे बेटा स्टेप्स लेने पड़ेंगे कड़े, और बिल्कुल वो आपको रास नहीं आने वाला है, आपको नहीं पूरे आपकी फैमिली को रास नहीं आएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज मत करना। कोई दूसरा नंबर से भी मत करना कि दूसरा मोबाइल, घर का दूसरा मोबाइल यूज करके कर लिया। बेटा आप हो सकता है इसकी वजह से 2-4 दिन तक बच जाए, बस इससे ज्यादा नहीं बच सकते। और मुझे अगर पता चल गया ना तो मैं खुद आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं, और मैं अकेला नहीं आऊंगा फिर। और हो सकता है आने की जरूरत ही ना पड़े, यहीं से नोटिस पहुंच जाएगा कोर्ट का घर पे, ऑनलाइन FIR फटाफट से घर पर, ठीक है ना। और एक चीज और है कि आप लोग जो मैसेज कर देते हैं ना, वो हो जाता है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब समझते हैं? फुटप्रिंट समझते हैं? फुटप्रिंट क्या होता है? आप इरेज ने, आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया क्या? वो आपको दिखना बंद हो गया है, लेकिन देखने वाले देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा था, क्या डिलीट किया था। और अगर आपने कोई चीज लिख दिया है, किसी को मैसेज कर दिया है, बेबी सोना जो कर रहे हो आप लोग, आप में से कोई है बच्चा जो कर रहा है, और कई सारे हैं एक्चुअली जो कर रहे हैं, तो अगर ये कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो डिलीट हो गया, लेकिन देखने वाले देख सकते हैं उसको, और वो है आपका प्रूफ आपके खिलाफ, वो बनेगा आपका सबूत आपके खिलाफ। तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज करना बंद करें, उतना यूज करें जितना काम है। पढ़ाई करने आए हो, ग्रुप में ज्वाइन किया है क्योंकि स्टूडेंट हैं आप, और स्टूडेंट के पैजामे में रहें, ठीक है। बाप बनने की कोशिश ना करें बेटा। यहां पर गुंडागर्दी, बाप बनना और ये सब जितने भी बेवकूफियां हैं, सब पर रोक लगा लो। सुधर जाओ खुद, और नहीं तो सुधरने वाले फिर मिलेंगे, ठीक है। या तो खुद सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो सुधारा जाएगा, ठीक है ना। जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये चीज आप बोलो नीट के लिए, एग्जाम के लिए तो अच्छा है, और नहीं तो मैं बोलना स्टार्ट करूंगा आपके लिए तो फिर बुरा हो जाएगा। फिर मैं अगर इसको उल्टा कर दूंगा ना आप पर कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो फिर टूट ही जाओगे बेटा, तो मत करना ये। फिलहाल लेक्चर नंबर 7, और कौन है क्या है मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास नंबर है, नाम है, मैंने 1-2 का देख लिया है। तो समझदार हैं अगर आप तो समझ जाएंगे, प्लीज बस इतना ही, बाकी ठीक है। नहीं है समझदार तो अपने आप बना देंगे हम, फिर आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपको समझदार कब बनाया जाएगा, वो अचानक से आपको बनाया जाएगा फिर बैठा के, ठीक है ना। चलिए आज का एजेंडा, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो टॉपिक लगभग खत्म है, हमने लास्ट में पढ़ लिया था। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उपग्रह के बारे में चीजें पढ़नी बाकी है, ठीक है। उपग्रह के बारे में चीजें बची हैं, उपग्रह के बारे में चीजें बची हैं अभी, ठीक है। उपग्रह के बारे में क्या क्या बचा है, जैसे मेन हम अगर बात करें तो उपग्रह को, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह नाचते हैं, या पृथ्वी के छोड़ दो, चांद पे है, चांद के चारों तरफ घुमाना है, या फिर किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ, तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए उपग्रह को उस जगह पर, उस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, उसका पथ रास्ता कैसा होगा, स्पीड कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, तो कई सारी चीजें हैं। स्पीड निकालना होता है, चाल आपको पता होनी चाहिए कि चाल इसकी कितनी रखनी है उपग्रह की, ठीक है। इसके साथ साथ ऊंचाई कितनी रखनी है। ये 2-4 शब्द हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, कुछ चीजें और भी होंगी जिसको आपको ध्यान नहीं देना है आगे, ठीक है। और तीसरी चीज ऊर्जा टोटल उसकी कितनी होनी चाहिए,
ठीक है, जिसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन मतलब उस ग्रह के साथ बंधा हुआ होता है ना, ग्रह के साथ बंधा रहता है ना, बंधा मतलब ऐसे धागे से नहीं बंधा रहता, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ होता है उपग्रह और घूम रहा होता है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है या चांद के चारों तरफ घूम रहा है या मंगल के चारों तरफ घूम रहा है ना, जो भी ग्रह है। अच्छा, तो एक ऊर्जा होती है जिसको बंधन ऊर्जा या टोटल एनर्जी भी निकालेंगे, बंधन ऊर्जा भी निकालेंगे। और क्या निकालते हैं बेटा, और क्या निकालते हैं, ऑर्बिट निकालते हैं, रास्ता किस तरह से होगा। तो पथ की बात करते हैं, पथ मतलब रास्ता उस प्रकार का कितना होगा कि दीर्घ वृत्ताकार होगा कि वृत्ताकार होगा, तो पथ की बात करते हैं। पथ मतलब रास्ता उसका कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ काम क्या होता है उसका, यूज, काम की बात करेंगे कि काम उसका किस प्रकार का है, कितना है, कहां यूज करते हैं, किस चीज का उपग्रह किस तरह से है ना रहता है। तो काम इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। मेन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी चीजों को रिलेट करती है, वो है ये चाल, कक्षीय, जिस कक्षा में होगी उसका कक्षीय चाल, कक्षीय चाल, कक्षीय वेग निकालना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे। बाकी ऊंचाई वगैरह बेसिक सी चीजें निकल आएगा, टोटल एनर्जी चाल के साथ ही आ जाएगा। तो उपग्रह के बारे में हमें सारी चीजें पढ़नी है, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको होमवर्क दिया था, लास्ट क्लास का होमवर्क था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको होमवर्क मिल गया होगा इस चैप्टर का। आवर्तकाल वगैरह सब उसी का पार्ट है बेटा, आवर्तकाल, आवृत्ति है ना, वो छोटी छोटी चीजें हैं, सब निकल आएगा बेटा समीर। तो इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ मैं ज्यादा उसमें करवाऊंगा नहीं, छोटी छोटी चीज है जो दिखा दूंगा आपको, फटाफट कर लेंगे। और लिखा लिखाया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पर चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद करके दिखा दूंगा। बाकी सारी चीजें कुछ कुछ पढ़ने वाली चीजें हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन करवाते समय थोड़ा थोड़ा करवाता रहूंगा। कितना करा दिया सर, कोई बता दो प्लीज। बेटा इस चैप्टर को पूरा ही करवा दिया है, अभी स्टार्ट किया है। पहला ये क्वेश्चन है आज की क्लास का, नीट 2018 का ये होमवर्क दिया था आपको। जब क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिखे तो आपको दूसरे कमेंट से पहले सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं हो रहा है, वो कब होगा, फॉर्म कब आएगा, पैसा कितना लगेगा, सीट कितनी है, ये सब बेवकूफियां बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया करो और क्वेश्चन के बारे में आंसर करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या पूछा है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गतिमान ग्रह की स्थितियां दे रखी है, ए, बी और सी। देयर इज अ पॉइंट ए, बी एंड सी, ठीक है। इनकी ऊर्जाएं लिखी है क्रमशः। ए पॉइंट पर जो एनर्जी है वो के ए है, यहां पर जो एनर्जी है बेटा इस पॉइंट पर वो दे रखा है के ए है। इस पॉइंट पर जो एनर्जी है ग्रह की वो दे रखा है के बी है। गतिज ऊर्जा है, याद रखिएगा गतिज ऊर्जा। अच्छा, इस पॉइंट पर है बेटा के सी। आपको बोला है कि रिलेशन बताइए इसमें क्या होता है। हमने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम वेग यहां होगा। मैक्सिमम वेग कितना होता है बेटा, मैक्सिमम वेग कितना होता है, 2gm/r, 1 + e डिवाइड बाई 1 - e। और यहां पर क्या होता है, 1 - e ऊपर चला जाता है, 1 + g नीचे आ जाता है, 1 - e नीचे आ जाता है, 1 + e नीचे आ जाता है, 1 - e ऊपर रहता है। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर इन बिटवीन कुछ होगा, यहां पर सबसे ज्यादा है, वहां पर सबसे कम है, तो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम है, मतलब के ए सबसे ज्यादा है, फिर के बी आएगा और इससे कम होगा के सी। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसको तो कोई मैं क्वेश्चन बोलता भी नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है और नीट लेवल का तो बिल्कुल नहीं मानते, बट ठीक है, नीट में आया है तो आप देख सकते हैं ऐसा भी होता है, ठीक है। तो किसी का गलत तो नहीं है, ठीक है, सबका सही है ना, सबको समझ में आया। न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा बेटा, पढ़ लो अरशद, उड़ो मत। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आपको बस क्वेश्चन देखना है, बाकी की चीजों को नजरअंदाज करें। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r की ऊंचाई के बराबर अगर ले जाना है, r के बराबर ऊंचाई h तक ले जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। तो आपको 2 पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी r है और सतह से r दूरी और ऊपर ले जाना है, r दूरी और ले जाना है, तो टोटल दूरी हो गई बेटा 2r। पहले ये द्रव्यमान m यहां था, m से इसको यहां तक ले गए, h ऊंचाई, और h का मान कितना है, r है, ये बोल रखा है। यहां पर एनर्जी कितने है बेटा, मान लेते हैं U2 है, यहां पर एनर्जी कितना है, U1 है, ठीक है। तो डेल्टा U कितना आएगा, अंतर बोला है, ऊर्जा में वृद्धि, परिवर्तन कितना होगा, तो डेल्टा U कितना होगा बेटा, U2 - U1, U2 - U1। U2 कितना है बेटा, U2 हो जाएगा GM M डिवाइड बाई R प्लस H। H कितना बेटा, R H कितना बेटा, R ही ऊंचाई ऊपर ले गए, माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां माइनस आ जाएगा,
माइनस माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएगा, बट हम घटाएंगे तो एक ही बात है, एक ही चीज आएगा। और यहां पर आ जाएगा GMM डिवाइड बाई आर के। घटा के देखिए कितना आ रहा है बेटा, ये 2R हो गया, यहां पर देख सकते हैं 2R मतलब इसका आधा है, इसका आधा है, ये माइनस है, एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा। आप जानते हैं ना U2 का मान माइनस आएगा, U1 का मान भी माइनस होगा, लेकिन माइनस चिन्ह की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 1/2 टाइम्स है, इसके 1/2 टाइम्स है, तो इतना ही आएगा आंसर। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा आएगा, मतलब आ जाएगा -1/2 GMM डिवाइड बाई आर के। ये आपका आंसर है बेटा। अब हम जानते हैं कि ये हमें आंसर में स्मॉल जी के रूप में आंसर दे रखा है। स्मॉल जी आप जानते हैं, स्मॉल जी क्या होता है, GM/R² होता है। तो आर का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए फटाफट से। आर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 GM/R²। GM डिवाइड बाई R² क्या हो जाएगा बेटा, G हो जाएगा, ये बचाएगा MR के, ठीक है, हाफ MGR। तो आपका आंसर आपको बी ऑप्शन दिख जाएगा। ज्यादा लंबा तो नहीं था, बढ़िया था। नेगेटिव कहां से आया, पैदा हुआ बेटा, आज ही पैदा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे उसमें नेगेटिव था ही नहीं। मैं मनगढ़ंत बना रहा हूं बेटा, नेगेटिव कहां से आया। रोहित, पढ़ाई किया करो, रिवीजन करके आया करो। रात को ही मैसेज किया था ना कि रिवीजन करके आना। नेगेटिव मेरा मन था लगाने का, यार पैदा कर दिया मैंने, ठीक है, कर दिया, हो गया, क्या करें आप, पढ़ते क्यों नहीं हो। एनर्जी माइनस में लिखी जाती है ना, यू का मान क्या होता है, -GMM डिवाइड बाई आर। तो माइनस तो इसके साथ ही रहता है, कितनी बार बताऊं। माइनस कहां से आया, 2018 नीट। सूर्य का द्रव्यमान 1/10 है। अच्छा, सूर्य का द्रव्यमान, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब बनाया गया क्वेश्चन। इस तरह से कंडीशन अगर हो तो क्या होगा, ऐसा बोला गया है। ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो पूछा गया है, व्हाट इफ काइंड ऑफ। तो यदि सूर्य का द्रव्यमान 1/10 गुना हो, जितना द्रव्यमान है उसका 1/10 हो जाए, ठीक है, तो सूर्य का टोटल द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, m/10 हो जाए, तो m डैश का मान कितना हो जाए, नया द्रव्यमान। सूर्य का ओरिजिनल द्रव्यमान m है, अब कह रहा है कि नया द्रव्यमान m डैश जो है वो कितना हो जाए, m/10 के हो जाए। जितना भी द्रव्यमान उसका 1/10 कर लेते हैं, ठीक है। आंतरिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में 10 गुना हो जाए, जो g है, ठीक है, ये बदल कर कुछ G डैश हो जाए, और G डैश का मान कितना हो जाएगा बेटा, स्थिरांक का परिमाण में 10 गुना हो जाए। ये 10 गुना हो जाए G का मान, जितना है उसके 10 गुना कर दीजिए। अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वर्षा की बूंदें धरती पर अधिक तेजी से गिरेंगी, धरती पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा, पृथ्वी पर G के मान में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बताइए, दिमाग लगाइए और पूरा पूरा बताइए, मुझे बताइएगा इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन उसमें था कि नहीं, चलो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। अभी मुझे ये मिला, मैं पढ़ा रहा था तो अभी एक सज्जन आए और वो ये रख के गए। क्या ये, क्या दिख रहा है आपको। अरे ऑप्शन डी छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, इस पर बात करते हैं। क्या ये है, बैग। अरे अभी मुझे गिफ्ट मिला है यार, जस्ट गिफ्ट मिला है मुझे, तो ये बैग है कि नहीं। और दिखाते हैं आपको क्या है ये। क्या लिखा है, दिख रहा है क्या, किसका बैग है। हाँ जी, सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम एलन डिजिटल। तो अब जो डाउटनेट है वो एलन बन चुका है, एज यू नो। सबको पता है ना ये बात, कि नहीं पता है। तो डाउटनेट इज एलन नाउ, सबको पता है ना। इसमें काफी सारा वजन है, इसमें कुछ कुछ चीजें डली है, ठीक, काफी प्यारी प्यारी चीजें हैं इसमें। शायद बॉटल, एक बॉटल है प्यारी सी,
और क्या है मेरे पास, एक सिपर है, कॉफी मग है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया गधे। फ्लिपकार्ट से क्यों ऑर्डर करूंगा मैं, और फ्लिपकार्ट पे ये ब्रांड कोई है क्या कि उससे मिलता है? तुम्हें एलन एलन क्या लगता है, कपड़ा बनाता है? और एक प्यारी सी डायरी मिली है, सबको मिला है, जितने भी टीचर हैं सबको, पूरे स्टाफ को मिला है, तो आई एम नॉट ए स्पेशल वन, सबको मिला है। दिस इज गुड, इट लुक्स गुड, काफी प्यारा है। खैर इसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप लोग डाउटनेट में नहीं पढ़ते, किस में पढ़ते हैं आप? अब आप किस में पढ़ते हैं? एलन में। तो कोई पूछे तो एलन भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो नीट 2018 का ये प्रश्न है और इसका आंसर मैंने पूछा है आपसे, तो चलिए बताइए। टी शर्ट भी मिलेगी, टी शर्ट वी शर्ट सब होगी बेटा, सब होगा, वो सब चीजें देखी जाएंगी, काहे परेशान है? आज ही तुम्हें सब चाहिए। तुमसे मिलकर, मुझे 1 मिनट देना यार, तुम लोग थोड़ा सा है ना, 1 मिनट वेट कर लो, मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि रुक जाए, बस एक छोटा सा, लेकिन बात मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डिस्कस करो इसमें क्वेश्चन में कि क्या है। हमें भी दिखा दो, क्या दिखाना है तुम्हें? लगाओ लगाओ लगाओ। चलिए आते हैं आगे, चले स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं हो रहा है, बस दिन हो रहा है और क्लास हो रही है, क्लास में अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन डिस्कशन वाला है, थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ऐसे डायरेक्ट आंसर करने से मतलब नहीं है। कौन सा गलत है इसमें से पूछा है ना, सही नहीं है, तो नहीं वाला चुनना है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। अच्छा, तो क्या क्या है? पहले तो वर्षा की बूंद धरती पर अधिक तेजी से गिरेगी, धरती पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अच्छा देखो, यहां पर बोला गया है सूर्य के बारे में, ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान वगैरह बोला गया है, लेकिन बात की जा रही सारी धरती पर, क्योंकि बारिश धरती पे हो रही है, धरती पर धरती पर धरती पे। तो धरती पर देखते हैं कि क्या होगा। तो जी के मान में परिवर्तन अगर हम देखें तो जी के मान मान लो जी डैश हो जाएगा, और जी डैश क्या होता है बेटा? जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी का देखो एम द्रव्यमान तो फिक्स है, जी का एम तो पृथ्वी का नहीं चेंज हुआ, सूर्य का चेंज हुआ है। अच्छा, आर का मान फिक्स, पृथ्वी का नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ स्थिरांक चेंज हुआ है जो, तो वो तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, वो हर जगह का चेंज होगा। अच्छा, तो इसको बस 10 गुना कर लेंगे, तो जो जी का मान है अब, जी डैश का मान, वो हो जाएगा जो पहले जी थी उसकी 10 गुना, है ना। तो ये तो परिवर्तित होगी, लेकिन इसमें लिखा है पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये गलत लिखा है और यही हमें चुनना था एक्चुअली, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करना पसंद करूंगा। पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा ये देखते हैं। तो सरल लोलक का आवर्तकाल हम जानते हैं टी बराबर होता है बेटा 2 पाई, ये पढ़ रखा है ना आपने, एल बाई जी के, यही होता है सरल लोलक का आवर्तकाल। तो जी का मान आप देखो, जी का मान अगर बढ़ेगा
तो टी का मान घटेगा। तो आप देखो कम हो जाएगा बोल रहा है, तो अच्छी बात, सही लिखा है, ठीक है। धरती पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा। जब जी का मान बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं सब पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसा कि इन बी और ए का दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है। पृथ्वी की बूंदें धरती पर अधिक तेजी से गिरेंगी क्योंकि mg ज्यादा लगेगा। अगर बूंद का द्रव्यमान हमने छोटा m मानू, पहले लगता था mg, अब लगेगा सेम द्रव्यमान m पर लगेगा बेटा 10 mg लगेगा, क्योंकि 10 गुना बढ़ गया g का मान। तो 10 गुना बढ़ गया तो ज्यादा तेजी से न गिरेगा, ज्यादा बल लगेगा। तो वही सारी चीजें, तो ज्यादा बल लगेगा और इस वजह से चलना कठिन और बूंदे वगैरह ज्यादा तेजी से गिरेंगी। तो सब समझ में आ रहा होगा आपको। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये उपग्रह के बारे में बात करने स्टार्ट करते हैं, तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो उपग्रह की गति, सैटेलाइट के हम मोशन की बात करेंगे। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, कृत्रिम होते हैं और प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम है जैसा कि बनाए जाते हैं, जो जैसे इसरो, नासा, ये सब एजेंसियां हैं जो उपग्रह बनाती हैं और उसको फिर पृथ्वी के चारों तरफ या किसी भी ग्रह के चारों तरफ भेजती हैं, इस तरह की चीजें करती हैं। प्राकृतिक वह है जैसे पृथ्वी के चारों ओर पहले से एक उपग्रह है, इसका नाम चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा हो गया प्राकृतिक, ठीक है, जो पहले से ही है, ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। और कृत्रिम हो गया जो हम बना के भेजते हैं। तो कृत्रिम दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, भूस्थिर उपग्रह होते हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या है? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं बेटा? पोल टू पोल वो घूमा करते हैं। पोल टू पोल एक तरह से जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ध्रुव है N और S, तो पोल से पोल की तरफ ये चक्कर लगाते हैं, मतलब कुछ उस पे चलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ पोल से पोल की तरफ चलते हैं। कुछ भू स्थिर उपग्रह होते हैं, जियो स्टेशनरी, और भी प्रकार होते हैं। जियो स्टेशनरी जो होते हैं वो ये ऐसे चलते हैं, पृथ्वी के ईस्ट और वेस्ट की तरफ से घूमते हैं, ठीक है। और ये भू स्थिर मतलब पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर 24 घंटे में घूमती है, 24 आवर्स में, तो इनका भी घूमने का जो है ना समय है, आवर्तकाल है, तो दोनों का आवर्तकाल 24 आवर्स ही होता है, 24 आवर्स, ठीक है। अर्थात मान लो कि अगर कोई उपग्रह दिल्ली के सामने फिक्स किया गया है, मान लो दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए कोई जो है सैटेलाइट फिक्स किया गया है, तो कोई एक ऐसा सैटेलाइट बनाया गया कि वो पृथ्वी के एक बिंदु या एक शहर या एक जगह के जस्ट ऊपर रखा जाए। मान लो ये इस पॉइंट के जस्ट ऊपर ये रहता है, तो जितना पृथ्वी घूमेगी ना उतना ही ये घूमेगा। तो अर्थात यहां पर रहकर अगर आप इस उपग्रह को देखेंगे तो ये आपको एक ही जगह पर दिखता रहेगा, 24 घंटे एक ही जगह दिखेगा, क्योंकि जितना पृथ्वी घूम रही है उतना ही ये भी घूम रहा है। तो दोनों का आवर्तकाल क्या है? सेम है, ठीक है। जितना डिग्री के रूप में अगर देखें, जितना कोण पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का जो स्पीड है घूमने का, जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है उस स्पीड के साथ जितना एंगल बनाती है उतने ही एंगल वो भी घूमता है। अर्थात क्या होगा बेटा? क्या हो गया कि दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। आशुतोष त्रिपाठी, बेटा बकवास मत करो यार प्लीज, तुम लोग मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है और कितना समय हो गया, कितना समय चल रहा है, कितना क्वेश्चन लगना चाहिए था, कितना क्वेश्चन लगे हैं, ये सब मत बताओ प्लीज। टुक टुक जैसे क्वेश्चन है सर ये तो, हाँ, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? टुक टुक पे जैसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में ही आए हैं, मेरे एग्जाम में थोड़ी आए हैं, ठीक है। चलिए, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं। उपग्रह की आवश्यक शर्त क्या है? शर्त वगैरह छोटी छोटी है। उपग्रह की कक्षा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र के संपाती होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीजन ये है कि अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर की तरफ मान लो यहां पर घूम रहा होता उपग्रह, ठीक है, ये पोल है और इधर से घूम रहा होता, तो क्या होता बेटा? आपको लगता है कि इसको अभिकेंद्रीय बल मिल पाता? अभिकेंद्रीय बल अगर इसको देना है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि पृथ्वी इस उपग्रह को किधर खींचेगी? सेंटर की तरफ खींचेगी। और जब यहीं पर उपग्रह है तो सेंटर की तरफ नीचे बल लगेगा, एकदम सीधा लगेगा। यहां पर कैसा लगेगा? तिरछा लगेगा, हर एक पॉइंट से ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो mg का जो फोर्स की डायरेक्शन है पृथ्वी द्वारा लगाया गया, बल की दिशा बदल जाएगी। तो ये नहीं लेते, कहां लेते हैं? यहां रखते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। उपग्रह का कक्षीय तल पृथ्वी के तल से केंद्र से गुजरना चाहिए। तो जो तल है ये, अगर मैं इसको पृथ्वी का चाकू से काट दूं तो ये तल पर एक तल पे आ रही है ना, एक स्लैश में आएगा। चाहे ऐसे घुमाएं आप, चाहे इसको ऐसे घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सेंटर के तल में होना चाहिए, ठीक है। चाहे इसको ऐसे घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसे भी घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शक्तिमान बन गया पूरा। क्या कहते हो? शक्तिमान, हाँ। सी, तो ये मतलब तल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा ही रहे, एकदम फ्लैट ही रहे, है ना, ऐसा फ्लैट ही नहीं रहे, फ्लैट रहे ऐसा जरूरी नहीं है कोई। चलिए, तो बेसिक चीजें हैं, सब देखते रहिए।
तो जैसे mg वगैरह लग रहा है तो वो नीचे खींच लेगा और उपग्रह स्टेबल नहीं रह पाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा कुछ दिन में, ठीक है, या अपने कक्षा से भटक जाएगा, इधर उधर कहीं निकल जाएगा। अच्छा, अस्थायी कक्षा होती है, स्थायी कक्षा होती है, वगैरह वगैरह चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका केंद्र पृथ्वी के केंद्र से, अभी जो बताया मैंने कि कई सारे अभी वृत्त बनाए थे ना मैंने ऐसे ऐसे, उन सभी वृत्तों का एक मुख्य चीज था कि वो सभी का केंद्र क्या था बेटा, सेंटर था, ठीक है, पृथ्वी का। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, आगे चलते हैं। तो कक्षीय वेग, अब इस कक्षा में अगर चल रहा है तो इसका वेग क्या होना चाहिए, तो लेट्स से कि किसी भी पॉइंट पर इसका वेग v नॉट ले रखा है, v नॉट नहीं है, ये v ऑर्बिटल है बेटा, v ऑर्बिटल है। v ऑर्बिटल को vo लिखते हैं, o इसलिए कि ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल है तो o लिख देते हैं, तो vo है। अच्छा, इस चाल से चल रहा है तो हम जानते हैं इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ है, बिल्कुल m द्रव्यमान है। और m द्रव्यमान, जब भी कोई m द्रव्यमान की चीज वृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो उसको केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको आप अभिकेंद्री बल कहते हैं। बिल्कुल, अभिकेंद्री बल लगेगा इस पर, क्या लगेगा बेटा, m v स्क्वायर डिवाइड बाई r। त्रिज्या कितनी है बेटा, r मान के रखिए, बिल्कुल r, ठीक है, ये बल लगेगा। ये बल बराबर होगा, किसके कारण लग रहा है बल बेटा, ये किसके कारण लग रहा है, ये अभिकेंद्री बल कौन प्रदान कर रहा है, ये पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण क्या है, GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही है। काट दीजिए फटाफट से। और v क्या है, v नॉट है बेटा, फटाफट से काटिए, m से m कटा, r से r को काट लेते हैं, बचा हमारे पास v नॉट का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ये आगे है GM डिवाइड बाई r के। यहां से v नॉट का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारी निकल के आ गई है रूट GM डिवाइड बाई आर के, ठीक है, रूट GM बाई आर के, मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एक चीज और आपको याद आ रही होगी, ऐसा ही एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था जो कि स्केप वेलोसिटी था। स्केप वेलोसिटी अर्थात, स्केप वेलोसिटी को क्या बोलते थे बेटा, हम स्केप वेलोसिटी को हम बोलते थे पलायन वेग। पलायन वेग याद करो, पलायन वेग हमने पढ़ा था। पलायन वेग में आपने देखा था VE होता है, और VE आया था बेटा 2GM डिवाइड बाई R, और ये भी वर्गमूल में था। जब इसको सॉल्व किया था तो इसको मैंने लिख दिया था 2GR, ऐसा लिखा था। इसको भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें R नहीं है, वो वाला उसमें R नहीं है। लेकिन अगर R के साथ देखा जाए तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, GM बाई R को अगर रिलेट करो तो कुल मिला के इस फॉर्मूले पर ना जाओ, ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चले। और R का मान अगर R ले लें, R बराबर R दूरी पर अगर चले जाएं, R बराबर R दूरी पर या 2R दूरी पर चले जाओ आप, तो एक रिलेशन आपको मिल जाएगा यहां से। और रिलेशन क्या मिलेगा बेटा, आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो VE है वो है 2 टाइम्स ऑफ V नॉट के, रूट 2 टाइम्स ऑफ, माफ करना, VE जो है वो रूट 2 टाइम्स है VO के, क्योंकि GM बाई R तो यही है, ठीक है, बस रूट 2 बचेगा, रूट 2 बाहर आएगा। तो इस प्रकार से एक रिलेशन आपको यहां से भी मिल रहा है। लेकिन पलायन वेग का यहां लेने देना कुछ है नहीं, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को लेकर चल रहे हैं। तो ये बस एक तरीका था कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है आगे सॉल्व करते समय क्वेश्चन, तब हम देखेंगे, ठीक है। बाकी ये सब सारी चीजें लिखी लिखाई हैं, इसको आप देख लीजिए फटाफट से। GM बाई RE वगैरह निकालेंगे, GRE। तो अगर पृथ्वी सतह पे निकाले निकटवर्ती उपग्रह के लिए, मतलब हम मान के चलते हैं कि H बहुत ज्यादा अगर नहीं है और R को हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही माने, तो फिर वही रिलेशन बन जाएगा जो हमने आपको बताया था। तो यदि उपग्रह का कक्षीय वेग रूट 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी कर जाएगा, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पलायन वेग बन जाएगा। अभी देखो रूट 2 गुना कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पलायन वेग बन जाएगा, है ना। तो उसी चीज को देखो हमने गणित के रूप में देख लिया, इसने हिंदी में लिख रखा है इतना लंबा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, V नॉट का मान अगर देखेंगे तो पृथ्वी के जो पास में उपग्रह उड़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं, अगर पास में आसपास किसी उपग्रह को उड़ाना है तो उसका जो कक्षीय वेग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर रूट 2 से गुणा कर दो, रूट 2 मतलब 1.414, तो बन जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो बन जाएगा स्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग। तो उतना आपको नहीं करना है, बेसिक सी चीजें थी, पढ़ लेना, ठीक हो गया। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा आपने, सब पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चले। कुछ चीजें लिखी है। आवर्त काल क्या होगा, तो एक चक्कर वृत्त में, जब वृत्त का एक चक्कर का मतलब कितना होता है बेटा, अगर r त्रिज्या है और एक चक्कर A पॉइंट से मैं चल के A पॉइंट पे आ जाऊं तो इसका मतलब कितना चला मैं, 2 पाई r। किस वेग से चल रहा हूं मैं, V नॉट से। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी बेटा, V नॉट। मान रख दीजिए, आपका आवर्त काल मिल गया।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति होती है बेटा 1/आवर्तकाल। इसको उल्टा कर दीजिए, जो भी लिखा है ये हो जाएगा V0 डिवाइड बाई 2πr। ठीक है, चलिए दो चीजें हो गई आपकी। और कुछ लिखा है? और तो कुछ नहीं लिखा है, इसका अलग अलग रूप में लिखा है और लिख लेना आप, इतना बनता नहीं। अच्छा, आपको हर तरह के फॉर्मूले नहीं रटने चाहिए, मैं ये कहूंगा ये फॉर्मूला मत रटना, बस आपको ये पता है ना बेसिक चीज, और V0 का मान आपको पता है, V0 इज आपको पता है GM डिवाइड बाई R। इससे आपका काम हो जाएगा। जबरदस्ती का 20 तरह की चीजें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें तो बनाई जाती हैं। ठीक, ये तो अभी बना लेंगे जब क्वेश्चन लगाना होगा। पृथ्वी सतह के, अब हर चीज नहीं याद करना है, रटना नहीं है। भौतिक विज्ञान है, ये बायोलॉजी नहीं है कि आपको हर एक चीज को रटना है। आपको स्टेप पता है, स्टेप से आप दूसरे स्टेप पे पहुंचे जा सकता है। ठीक है, नहीं भी याद है तब भी, अगर आपका फ्लो सही है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले तक आप पहुंच जाएंगे। भौतिक विज्ञान में ऐसा सहूलियत मिलती है। कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिसमें नहीं मिलती, जैसे केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में कोई चीज अगर रिएजेंट है, कोई ऐसा चीज है, रटना है तो रटना है। ठीक है, SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन, SN1 पढ़ो फिर रटो उसको। ठीक है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बट इसमें एक से दूसरे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी चीजें हैं देख लेना। बाकी समीप उपग्रह के लिए ऐसा है, अगर बहुत पास में है तो RE का मान हम, फिर इसका मान हमें 8 किलोमीटर पता है, रख के निकालेंगे तो इस तरह से हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूं। इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला नहीं बल्कि ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। 84 मिनट को हम 1 घंटा 24 मिनट भी कह सकते हैं। 84 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 24 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं। ठीक है, तो 1.4 R अगर बोले तो ये सेकंड में बदलेंगे तो इतना कुछ नहीं करना, बस 84 मिनट याद रखना। बस ये याद रखना कि पृथ्वी की जिस सतह के पास जो उपग्रह घूमते हैं उनका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है बेटा? 84 मिनट। मतलब पृथ्वी का पूरा एक चक्कर वो कितने मिनट में लगाते हैं? 84 मिनट में लगा लेते हैं। उसको सेकंड में चेंज करना है कि घंटे में चेंज करना है, हम कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो घनत्व के पद में कैसा लिखना है? तो घनत्व के पद में लिखने के लिए M दिख रहा है आपको, द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप लिख सकते हैं क्या? घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व गुणे आयतन कर देंगे, पाई आर क्यूब वगैरह आएगा, वो सब कट जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब वही से है ना, बेवकूफियां हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बस M को रो के रूप में लिखना, रो को M के रूप में लिखना, वो तो हमें पता है, बचपन की चीजें। ठीक, अच्छा, ये सब सारी चीजें हो गई। पृथ्वी की सतह के समीप उपग्रह के लिए उसका आवर्तकाल केवल ग्रह के घनत्व पर निर्भर करता है, उपग्रह का कोई भी द्रव्यमान हो उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चंद्रमा के लिए अगर मैं सिर्फ कृत्रिम उपग्रह की बात करूं पृथ्वी के, जो कि चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह की बात करूं, तो जो दूरी है वो कितना है? दूरी कितने बता? 3,80,000 किलोमीटर दिख रहा है, 3,80,000 किलोमीटर। 3,80,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, एवरेज औसत जो दूरी है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा। और जो आवर्तकाल है हम जानते हैं, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा कितने दिन में लगाती है? तो 1 महीना, इसीलिए बोलते हैं 27 दिन में लगा लेती है, लगभग 28 दिन में लगाती है, 1 महीने जिसको आप बोलते हैं। तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मून निकालेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून मतलब चंद्रमा। ठीक है, निकालेंगे तो ये सब निकाल लीजिए, और ये आती है 1.04 किलोमीटर पर सेकंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। चांद की ऑर्बिटल वेलोसिटी है 1.04 किलोमीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर में एक सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है चांद, पृथ्वी के चारों तरफ, अगर कक्षीय वेग की बात करें। और बाकी जो हम कृत्रिम बनाते हैं, जो पास में रहता है, वो 8 किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। काफी फास्ट चलना पड़ता है, तभी तो 84 मिनट में लगा ले, 84 मिनट में कर लेता है। ये तो 27 दिन लेता है, और बहुत दूर भी है ना। ठीक है, तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट, उपग्रह की ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दोनों का योग, टोटल एनर्जी। परमाणु वाला चैप्टर पढ़ रखा है क्या आपने? पहले तो मुझे इसको देखने से पहले मुझे जो मैं पूछ रहा हूं उसको बस बताते रहो, बहुत क्लियर हो जाएगा वो। परमाणु चैप्टर पढ़ रखा है आप सबने? परमाणु, और मैं बात कर रहा हूं भौतिक विज्ञान वाले परमाणु की, केमिस्ट्री वाले परमाणु की नहीं। परमाणु चैप्टर पढ़ रखा है आपने? आप सबने पढ़ा है? परमाणु चैप्टर पढ़ा है ना, पढ़ाया गया है। परमाणु चैप्टर जो आपने पढ़ा था तो बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। बोर के परमाणु मॉडल के अंदर आपको 8वीं कक्षा की त्रिज्या निकालना होता है, 8वीं कक्षा का वेग निकालना होता है, 8वीं कक्षा में गतिज ऊर्जा, 8वीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा, 8वीं कक्षा में, या nवीं कक्षा बोल लो, nवीं कक्षा में nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा में वेग, nवीं कक्षा की है ना कोणीय संवेग वगैरह वगैरह चीजें आप सब निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। वहां पर आप अगर याद करें तो वहां पर आपने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा आती है जो UN आती है, UN, और ये आती है KM, और ये आती है
ई एन जो है टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी आप लिखते हैं के एन प्लस यू एन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का योग क्या होता है, टोटल एनर्जी। इनमें रिलेशन आपने देखा था कि यू एन जो है 2 टाइम्स होती है बेटा के एन के, गतिज ऊर्जा के डबल होती है, और -2 टाइम्स, ठीक है, और 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के ई एन के, और दोनों नेगेटिव होते हैं। टोटल एनर्जी हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको नेगेटिव मिलती है, गतिज ऊर्जा ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी आपको, याद रखना गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और गतिज ऊर्जा का रिलेशन आपको देखने को मिला होगा कि ये होता है यू एन डिवाइड बाई 2, लेकिन माइनस के साथ, या आप टोटल एनर्जी के साथ लिखेंगे तो टोटल एनर्जी के साथ सिर्फ माइनस ई एन के बराबर होती है। कौन, गतिज ऊर्जा बराबर होता है माइनस ई एन के, ठीक है। वही चीज यहां लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी का आपको मान पता है, वी का मान फटाफट से रख दीजिए। एल क्या है, एम वी आर, जो कि कोणीय संवेग होता है, उसको आप दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये फॉर्मूला काफी है, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी वो हमें आता है, जी एम लिखा है ना, तो एम वी आर करना आता है हमें, एम वी आर कर लेंगे, गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, एम आर से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, एम वी आर वगैरह बन जाएगा, ठीक है, छोड़िए। स्थितिज ऊर्जा क्या होते है बेटा, जी एम एम डिवाइड बाई आर। आर कहां है, आर प्लस एच। आर क्या है बेटा, आर है पृथ्वी सतह की त्रिज्या, पृथ्वी सतह तक की दूरी, और यहां से कुछ दूरी पर उड़ रहा है ये एम द्रव्यमान का, तो ये दूरी हो गई एच, तो टोटल है ये आर। आर का मतलब है आर प्लस एच, यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, ये दूरी टोटल है, बस आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। इससे भी ज्यादा जरूरी है ये याद रखिएगा, तो आपको ये और ये याद रखना है। मैं जिसमें रेड टिक मार देता हूं, बस वो आपको देखना है, ये फॉर्मूला है मेन। और टोटल एनर्जी आप देखेंगे, जैसा कि मैंने वहां पर दिखाया आपको, बराबर होता है, अच्छा ये आपको मिलेगा, ये आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी आप देखेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आपको ये मिलेगा, क्योंकि है ना, आप देखिए ये मिलेगा जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर। अब एक बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट जो मैंने ये लिखा था, इसको साफ साफ लिख के आपको दिखाता हूं। आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब, हालांकि लिखना बहुत आसान है, इतना कुछ कठिन नहीं है, बट कई बार रिलेशन आपको याद करना होता है, रिलेशन आपसे पूछा जाता है, रिलेशन आपसे पूछा जाता है। और रिलेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, रिलेशन ये है, मैंने आपको कहा गतिज ऊर्जा को देखो एक बार क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखी है पहली बात, जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर। एक बार टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी कितनी है बेटा, माइनस लगा है लेकिन लिखा उतना ही है, जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर। इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम लिखे हैं, हाँ या ना, ये और ये सेम लिखे हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर है माइनस, अगर हट जाए इसमें से तो बराबर हो जाएगी किसके, टोटल एनर्जी ई के। इसको टोटल एनर्जी हम ई बोलते हैं, ठीक है, ई के, क्या टोटल एनर्जी टीई लिख लो, टोटल एनर्जी, ठीक है, सही है क्या। अच्छा, ये पहली चीज आपको पता चली। दूसरी चीज क्या पता चल रही है आपको, कि गतिज ऊर्जा को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिखूं तो जितना ये है इसके डबल है ये, क्योंकि ये आधी है, जी एम एम बटा आर, जी एम एम डिवाइड बाई आर, लेकिन आर के साथ भी नीचे बटे में 2 है, मतलब ये आधी है, ये 2 गुना है। कौन, स्थितिज ऊर्जा, किसके, गतिज ऊर्जा के, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। तो मैं क्या करूं, गतिज ऊर्जा को करना है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी दिख रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के डिवाइड बाई 2 है, और चिन्ह कैसा है, चिन्ह माइनस लगा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से माइनस, और माइनस चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो गतिज ऊर्जा की आगे बेटा पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तीसरी चीज आपको फिर से आपको देखने को मिलेगी, इन दोनों में रिलेशन ले लीजिए, इन दोनों में रिलेशन लेंगे तो आपको दिख रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बराबर है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 के। क्यों माइनस चिन्ह नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि दोनों माइनस है यहां पर पहले से, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो बस गिनती का अंतर है, और गिनती कितना है 2, तो ये आधी है इसके, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा डबल होती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है क्वांटिटी के अंदर, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है बेटा वो किसकी होती है, किसके रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना, बाकी आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सब चीजें लिखी थी, बेसिक सी चीजें थी, ये आप देख सकते हैं यहां पर लिखी है, ठीक है। अच्छा, एक आता है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी आपको दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा, बंधन ऊर्जा, जो बांध के रखे, बंधन ऊर्जा जो बांध के रखे, कुल यांत्रिक ऊर्जा वगैरह वगैरह सब लिख रखा है, दूर से देख लेना, पहले ही बता दिया था आपको बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बराबर है माइनस ऑफ टीई, तो बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, एक तरह से आप बोल रहे, क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी का मान बढ़ गया, कितना हो गया, एस्केप वेलोसिटी के बराबर, तो क्या होगा, उड़न छू हो जाएगा, कौन, सैटेलाइट निकल लेगी। सैटेलाइट को रोकना है, रोकने के लिए एनर्जी जो है वो उतनी होनी चाहिए, तो उतनी एनर्जी मतलब कम होनी चाहिए, कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है।
तो टोटल एनर्जी के साथ बाइंडिंग एनर्जी का वही रिलेशन है जो टोटल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। दिख रहा है? तो सिंपल सी चीज है, याद आ गया? हाँ, समझ में आई ना बात? हाँ या ना? बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट तरह से काइनेटिक एनर्जी और उस ऑर्बिट में, उससे ज्यादा अगर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट लेस देन, वहां पर कंडीशन लगेगी उसके साथ साथ, तो ठीक है। सॉल्व करा दो। क्या सॉल्व करा दे बेटा निखिल? क्या सॉल्व करना है? क्या सॉल्व करना है बताओ, जल्दी बताओ, लेकिन बोलना जल्दी से। क्या सॉल्व कराना है बेटा? पलायन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा बंधन ऊर्जा का प्रायोगिक उदाहरण है। पलायन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा क्या होता है बेटा कि पलायन करके निकल गई तो पलायन ऊर्जा। कितनी ऊर्जा चाहिए कि वो पलायन कर जाए? तो जितनी एनर्जी उसकी है टोटल, कितनी एनर्जी है इतना, इतना ही पॉजिटिव कर दो बस, GMM डिवाइड बाई 2R पॉजिटिव कर दो, ये निकल लेगा। कौन? प्लैनेट, सॉरी सैटेलाइट। आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो, ठीक है, एक ही बात है। और बंधन ऊर्जा के प्रायोगिक उदाहरण है कि प्रयोग करना है अगर तो, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के पलायन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा, प्लैनेट से अगर अलग करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा आपने परमाणु चैप्टर में पढ़ा था ना? कहां गया? पढ़ाया तो था। क्या सॉल्व करवाना है बेटा? ये तो बता दे बच्चे। निखिल, क्या सॉल्व करवाना है बेटा? कोई मैटर हो गया है क्या आपका? सॉल्व करना है? लड़ाई वड़ाई कर लिया आपने? हाँ, भेजू टुकड़ी? क्या कहते हो? टुकड़ा भेजा जाए आपके पास? टुकड़ी, सॉरी टुकड़ा बोल रहा हूं मैं। टुकड़ी भेजूं? आयनन ऊर्जा वगैरह कोई सॉल्व नहीं करना है, बस हो गया काम। उपग्रह की कक्षा में परिवर्तन के लिए किया गया कार्य। अगर मान लो उपग्रह एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, दूसरी कक्षा में शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? या पृथ्वी से वहां तक सेट करना है, उसको किसी भी लेवल पे ले जाके वहां सेट करना है तो कितना? आयनन ऊर्जा क्या होता है? गधों की तरह ही काम मत करो यार, प्लीज प्लीज। थोड़ा सा इतना ऐसा लगे मुझे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है। पढ़े भी हो कि सिर्फ सुने थे? परमाणु चैप्टर पढ़ाया नहीं गया क्या आपको? हाँ, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को यहां से अलग करते थे तो यही तो होती थी आयनन ऊर्जा। अगर ये हीलियम लिखा है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, हीलियम है, हीलियम में क्या होता है? 2-4, 2-4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन में से एक को निकाल दूं तो हीलियम क्या लिखते हैं? प्लस, हीलियम प्लस लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो आयन, आयन आयन बन जाता है ना, हीलियम आयन। तो आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा। अगर मुझे डबल करना है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक दो, तो जितना ऊर्जा लगेगी फेंकने में बाहर, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वही तो है। ठीक है? यस भाई, यू आर राइट। हाँ, क्या हो गया बेटा अनुष्का? 12 बजे रात या दिन में? रात में यस, राइट में करेंगे YT पर। कैसे कैसे लोग हैं? क्या है ये, क्या चल रहा है बेटा? डॉक्टर साहब सीरीज में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं प्लीज सर। रुपेंद्र, क्या लिखना चाह रहे हो बेटा? तुम्हें खुद पता चल रहा है? चलो अच्छा, ये मैं कक्षा में परिवर्तन के लिए काम मैं बोल रहा था, आप लोग आयरन पे ले गए, आयरन समझ में आ गया। निकाय की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। परंतु ई बराबर ये आपको दे रखा, ई नहीं एक्चुअली ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी को ई लिख रहा था ना मैं, वहां पर पहले लिख रहा था, फिर मैंने मिटा दिया था। हमने के लिखा था, यू लिखा था और ई लिखा था ना, टोटल एनर्जी ई, तो वही ये लिखा है। टोटल एनर्जी ई को वही है टोटल एनर्जी, जो कि आप देख सकते हैं GM डिवाइड बाई 2R है, माइनस के साथ वही चीज लिखा है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले गए। मान लो नीचे से ऊपर भी हो सकती है कक्षा, मान लो कि यह कक्षा पहले ऐसे थी, पास में थी, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक कक्षा थी, इससे ऊपर वाली कक्षा में ले जाओ, या तो इधर से इधर गए हो, या तो ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो या तो ऊपर लेवल बढ़ सकता है तो घट सकता है, तो जो भी हो, जब भी कक्षा बदलेंगे तो होगा क्या, दोनों ऊर्जाओं का आपको ले लेना है। यहां पर E1 थी, मान लो इस कक्षा में E2 थी, दोनों की ऊर्जा का अंतर जो आएगा वही सेम चीज है, ठीक है। बस हो गया, काम खत्म। दिए गए ऊर्जा एवं स्थित के आरेख में वगैरह वगैरह चीजें हैं, बिंदु A, B और C। तो A, B और C, जहां तक ये ग्राफ आपको यहां पर स्लोप दिख रहा है, यहां तक ये बंधन ऊर्जा के लिमिट में है, अर्थात प्लेनेट कभी भी
प्लैनेट से कभी भी सैटेलाइट अलग नहीं होगी। जब ये आपको पैरेलल दिख रहा है, ये एकदम ग्राफ सीधा हो गया आर के साथ, तो इसका मतलब ये डी पॉइंट जो है अस्थायी पॉइंट हो गया है। इसका मतलब कि अब जो उपग्रह है या जो सैटेलाइट है वो ग्रह को छोड़ के निकल लेगा। ठीक है, मतलब ग्रह के साथ अब बंधा हुआ नहीं है, बंधन ऊर्जा से ज्यादा एनर्जी हो गई है उसकी, इसकी एनर्जी घट गई है, मतलब एक तरह से पॉजिटिव में बढ़ गई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी देखो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। पहले ज्यादा नेगेटिव थी, फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई तो क्या हुआ, पॉजिटिव होती चलेगी, कम नेगेटिव होती चलेगी, कम नेगेटिव होती चलेगी, और ऐसे बढ़ गया। गुरु जी कुछ प्रश्न करा दीजिए। नहीं करवाएंगे बेटा, अभी प्रश्न नहीं करवाया क्या? इस चैप्टर में मैंने कितने क्वेश्चन करवाए आप लोग बताना जरा। नहीं करवाए मैंने प्रश्न? हाँ जी बच्चे, क्या मैंने प्रश्न नहीं करवाए हैं? सिर्फ मैंने पढ़ाया है, प्रश्न करवाए नहीं क्या आपके? क्या मैं प्रश्न नहीं करवाया अभी तक एक भी? ये करवाता नहीं प्रश्न आपसे, PYQs नहीं करवाए, नहीं करवाए? क्या हो सकता है तुम लोगों का, देखना पड़ेगा। कमेंट नहीं दिख रहा है और क्या दिक्कत है? कमेंट दिखना ही बंद हो गया, देखो रिफ्रेश करो, अब हो गया सही। ग्राफ वापस से समझाएं, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मान अभी हमने देखा था, क्या था बेटा, नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? ये राघवेंद्र को ब्लॉक कर दीजिए, राघवेंद्र को ब्लॉक करो। और कौन है? राघवेंद्र सिंह को ब्लॉक करना है, और एक दो और नाम थे। हाँ, इसको मार दो, हटा दो चैनल से, ब्लॉक करो इसको। और कौन है? आईडी देख लेना इसकी क्या है, ब्लॉक करना। ठीक है, चलो आना उस पे। हाँ, अवैध बंद किया था बेटा मैंने। अच्छा, मैं यहां पर आपको बता रहा था कुछ देर पहले ही, गतिज ऊर्जा हमारे पास पॉजिटिव थी, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी TE जिसको आप लिखते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, स्थायी चीजों के लिए। ठीक है, जब दूरी बढ़ रही है तो किस तरह से रिजल्ट पर फर्क पड़ रहा है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी अभी लिखी थी, क्या लिखा था बेटा, GM डिवाइड बाय क्या था, GMM डिवाइड बाय क्या था बेटा, 2R के, बट पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी थी GMM डिवाइड बाई R के था लेकिन माइनस, और टोटल एनर्जी E थी बेटा हमारे पास GMM डिवाइड बाई 2R के, लेकिन नेगेटिव थी। ठीक है, तो 2R देखना छोड़ दीजिए, हमें ऊपर के दो देखने हैं। ये हमें काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी U लिखा है। ठीक, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव का ग्राफ नीचे बनेगा, पॉजिटिव को ऊपर बनेगा, इतना समझ में आ रहा है। अब हमें दिख रहा है कि जब दूरी बढ़ रही है तो दूरी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, दिख रहा है क्या? R अगर बढ़ेगा तो K घटेगा, ये समझ में आता है, इतना समझ में आता होगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जब R बढ़ेगा तो U भी घटेगा,
ठीक है, लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो एक्चुअली ये बढ़ेगा, माइनस इसका कम होगा, माइनस इसका कम होगा, मतलब जैसे -15 था तो -15 से -10 हुआ, -8 हुआ, -6 हुआ, -5 हुआ, इस प्रकार से घटता घटता और ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है। समझ में आ रही है, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है ये दूरी बढ़ने पर, तो इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ना कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता चला जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब टोटल एनर्जी, क्योंकि हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डबल है, किससे, गतिज ऊर्जा से या टोटल एनर्जी से, ठीक है, परिमाण में चिन्ह छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में बीच नीचे हाफ लगा है ना, गतिज ऊर्जा और टोटल एनर्जी में, इसमें हाफ लगा है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ Gmm/r है, तो ये डबल है इन दोनों के परिमाण से, ठीक। तो आप देखेंगे अगर ये बढ़ गया बहुत ज्यादा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव में आ गई, और जब पॉजिटिव में आ गई टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव में आ गई, या काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अगर 0 हो गई, अब इस पॉइंट के आगे अगर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि 0 से ज्यादा हो जाएगी, 0 से ज्यादा होगी पॉजिटिव, तो बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात अब प्लैनेट जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जो बंधा हुआ था वो मुक्त हो चुका है। सिंपल सी बात। सर मैंने माइनस नहीं कर रहा हूं, मेरे नेम से कोई आईडी बनाया है, कृपया आईडी नंबर देखकर ब्लॉक करें। तो यही मैसेज आया था बेटा राघवेंद्र, आपका ही मैसेज था, तो मुझे बेवकूफ मत समझो, सेम आईडी से सेम मैसेज था, ठीक। अब एक भी मैसेज आपका नहीं आना चाहिए डाउट के अलावा, ठीक। चलिए, भू स्थिर उपग्रह ये आप पढ़िएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक जगह फिक्स रहता है, बाकी घूमता रहता है, जहां पर फिक्स कर देंगे, अगर ये पॉइंट अगर फिक्स है इस पॉइंट के सामने तो ये फिक्स ही रहेगा, पृथ्वी जितना पृथ्वी घूमेगी उतना ये घूमेगा, 24 घंटे का कुछ होता है इनका, ठीक है। और कहां लिखा है, अब ऊंचाई वगैरह देख लेना, ऊंचाई ये होती है, बाकी घूर्णन काल, घूर्णन दिशा वगैरह सब चीज होगा, इसका लिखा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या है बेटा, पोलर सैटेलाइट, उपग्रह है जो पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में घूमता है, जो आपको बताया था कुछ देर पहले, पोल से पोल जो चलता है चक्कर, ईस्ट और वेस्ट की तरफ नहीं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरफ, है ना, लगाएगा, तो ध्रुवीय उपग्रह है। और ये काफी तेजी से चलते हैं, काफी तेजी से इनको देखे तो इसकी स्पीड काफी रहती है, और इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, ये 500 से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होते हैं, जबकि जो भू स्थिर उपग्रह है वो स्टार जैसा दिखते हैं। रात में आपने कोई तारा शायद देखा हो कि जो चलता रहता है लेकिन ऐसे फिक्स सा दिखता है, कभी आप शायद आपके अगर गांव या शहर के सामने कोई ऐसा भू स्थिर उपग्रह सेट अगर दिखे तो आप देखेंगे कि वो सेट रहता है, और जितना रात होती चली जाती है लेकिन वो आपके अगर छत के जस्ट ऊपर है तो छत के ऊपर ही रहेगा, बाकी के तारे वगैरह इधर उधर होंगे लेकिन वो एक जगह पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो एक जगह पर फिक्स दिखेगा आपको, बाकी सारे स्टार्स वगैरह आगे पीछे इधर उधर जाते हुए दिखेंगे कि पृथ्वी घूम गई है तो और स्टार जो इधर थे वो इधर चले गए, लेकिन भू स्थिर उपग्रह जो है वो सामने ही रहेगा, टांगा रहेगा आपकी छत के ऊपर, अगर दिख रहा है तो छत के ऊपर ही दिखता रहेगा, तो देखा होगा आपने। तो वो फिक्स है लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर होता है, 6 गुने पृथ्वी के त्रिज्या के 6 गुने ऊंचाई पर होता है, जबकि जो पोलर वाले होते हैं, ध्रुवीय कक्षा जो होती है, ध्रुवीय कक्षा वाले 500 से 800 किलोमीटर में होते हैं, और इनको बहुत तेज चलना पड़ता है, ये धीरे चलते हैं, ठीक है, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड से होती है, ये काफी तेजी से घूमते हैं वगैरह वगैरह, और ये 100 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं। 100 मिनट समझ लो, 100 मिनट कितना होता है बेटा, 1.5 घंटा से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 40 मिनट में आप देखें तो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं, और वो लगाते हैं 24 घंटे में, एक लगाते हैं 24 घंटे में, ठीक है। तो इनका आवर्तकाल इतना होता है, इनका आवर्तकाल 100 मिनट होता है, और 84 मिनट किसका होता है बेटा, 84 मिनट होता है जो पृथ्वी के कक्षा के बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है, बहुत नजदीक होते हैं, वो 84 मिनट में घूमते हैं, जो लगभग जिनकी ऊंचाई h बहुत ज्यादा नहीं होती। अच्छा, बेसिक चीजें हो गई हैं, अब कुछ नहीं है। भारहीनता, वेटलेसनेस वगैरह क्या है ये आप देख लीजिएगा, भारहीनता कैसे होता है, आपने स्पेस में देखा होगा, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो उड़ते हैं ऐसे, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ऐसे उड़ रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वो कैसे होता है, भारहीनता कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, देख लीजिए। आभासी भार, वास्तविक भार वगैरह यहाँ पर लिखा है, इसका कुछ इतना इस्तेमाल है नहीं, इसलिए मैं आगे चलूंगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ लेंगे, समय निकाल के 5 मिनट निकाल के पढ़ लेना, कोई नहीं, आपको जब स्लाइड मिलेगी तब पढ़ लेना, इतना इस पे क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे 5-5 मिनट 2-2 मिनट पढ़ लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन जहां से आएगा वहां से चलते हैं। हाँ, ये लाइन जरूर पढ़ लेना, नोट,
कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि भारहीनता से अगर बचना है तो उपग्रह के साथ क्या किया जाता है, तो उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमा के साथ साथ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ साथ उनके पास कोणीय वेग भी होता है जो घूमने का होता है अपने ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुवीय या क्या बोलते हैं, रोटेशन भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, घूर्णी गति भी करते हैं और चलते भी हैं, ठीक है, वैसे चलता है। तो घूर्णन भी करता है और परिक्रमा कर रहा है, दोनों चीजें होती है। जैसे लट्टू होता है, लट्टू अपनी जगह पे घूमता है और आगे भी बढ़ता है, वैसा जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और सीधा भी चलती है, सूर्य के चारों तरफ भी चलती है। तो दोनों तरह का रोटेशन जब देते हैं तो भारहीनता खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, लगाइए पहला क्वेश्चन। कौन से बच्चे को, हाँ, स्पिन स्पिन स्पिन, वही स्पिन करती है। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन और आंसर बताइए। एक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक लाने में E1 ऊर्जा लगती है। सतह से E1 है ना, ऊर्जा लग रही है कहां तक, h ऊंचाई तक ले जाने में। तथा इस उपग्रह को इस ऊंचाई के वृत्ताकार कक्षा में रखने के लिए, वृत्ताकार कक्षा में रखने के लिए E2 ऊर्जा रखती है। वहां तक ले गए, पहले मान लो कि एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह से, ये तो आपको पता है r त्रिज्या है, इस सतह से यहां तक ले गए, ये h ऊंचाई तक ले गए, तो ले जाने में जो ऊर्जा लगी इस रास्ते में वो लग गई E1। अब यहां पर इसको रख के इसी पॉइंट से इसको एक वेग देना है जिसकी वजह से ये उपग्रह बन जाए, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमना स्टार्ट किया, पृथ्वी के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दे। इस तरह से इस कक्षा में अगर चल रहा है तो इस कक्षा में घुमाने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो चाहिए E2, तो ले जाने में E1, घुमाने में E2, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि h का वह मान बताइए जिसके लिए E1 और E2 बराबर हो। तो दोनों की ऊर्जाएं हमें पता होनी चाहिए। अगर घूमेगा तो ऊर्जा कितनी होगी बेटा, घूमेगा तो ऊर्जा कितनी होगी, अब केंद्रीय बल जो लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी निकाला था, तो हमें पता है एम वी स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई दूरी कितना है बेटा, आर प्लस एच, कितना है, आर प्लस एच, एच ऊंचाई पे ले गए ना, तो टोटल दूरी सतह से नहीं बल्कि केंद्र से लेते हैं, कितना होगी, आर प्लस एच, ठीक है। वी नॉट का हमें मान पता है, ये बराबर होना चाहिए E1 बराबर होना चाहिए E2 के, तो E2 हमने पहले लिख लिया है। E1 क्या है बेटा, ले जाने में, यहां से वहां तक ले जाने में, तो यहां से वहां तक ले गई तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको लिख दो। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है और यहां स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, दोनों लिख लेते हैं फटाफट से। कितनी है बेटा, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, लिखो। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे, यहां पर कितना है, GMM, पहले देखो कितना है सतह पर, GMM डिवाइड बाई आर के, फिर इसको ले गए h ऊंचाई पर और, ठीक है, तो पहले ये ऊर्जा थी, बाद में हो गई GMM डिवाइड बाई आर प्लस एच के, दोनों में माइनस चिन्ह लगा है, तो ये बाद में एनर्जी है, पहले ये U2 है, ये U1 है, h ऊंचाई पर, U2 माइनस U1 कर लीजिए फटाफट से, यहां से आ जाएगा, इसको बराबर करके यहां रखिए, V नॉट का मान आपको पता है, सॉल्व करिए जल्दी से। अब सब बता दिया, बस गणित लगाना है आपको। अच्छा, एनर्जी के साथ भी आप जा सकते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वगैरह वगैरह, बट उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेस्ट से रेस्ट तक ले गए हैं और संरक्षी बल लग रहा है, तो सिंपल सी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। ये चैप्टर से एंड हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन बचा है बस इस चैप्टर में, और कुछ बचा नहीं है। एक छोटी सी चीज बची है जो कि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं करवा दूंगा, बाकी कुछ है नहीं। आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी करो। और जो मैंने PDF भेजा है ग्रुप पे उसके क्वेश्चन लगते रहें। अब तो आपका ये पूरा चैप्टर भी खत्म है, तो आप पूरे ही क्वेश्चन लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन एक्चुअली। आपको 6.4 × 10³ किलोमीटर दे रखा है, क्या दिया है, ये पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है।
हो गया। चलिए देखते हैं आपका क्या कहना है। ब्यूटी रॉय का आ रहा है कुछ 3 पॉइंट समथिंग। सी ऑप्शन आ रहा है कुछ का बी ऑप्शन आ रहा है क्या? कैसे आ सकता है अलग अलग आंसर? सबका सी आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है किसी का। चलिए ये आपको जो बताया था यही करना था आपको। तो एक एनर्जी, अरे यार मिटा क्यों दिया मैंने। तो एक एनर्जी ये E2 मैंने लिख लिया था कुल मिला के। E2 बराबर हमें E1 करना है और E1 हमें ये यहां से मिलेगा। E1 क्या है? डिफरेंशिएशन है इसका कि यहां से वहां तक ले गए हैं, ठीक है। तो E1 इज एक्चुअली डेल्टा यू, ठीक है। डेल्टा यू लिख लेते हैं फटाफट से। तो m डिवाइड बाई आर प्लस एच लिखते हैं इधर, और v नॉट का वर्ग है, v का स्क्वायर। v का मान हमें पता है, v का मान क्या आता है बेटा? स्क्वायर रूट में gm बटा आर था, तो सिर्फ gm बटा आर प्लस एच। सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग है तो वर्गमूल खत्म हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू आ गया माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच में से जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच को घटाएंगे, मतलब जोड़ देंगे, कुल मिला के आ जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइड बाई, अभी कुछ देर पहले भी यही किया था, आर प्लस एच। माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे, तो माइनस वो पहले से माइनस माइनस प्लस जी एम एम डिवाइड बाई आर के। अब ये सिर्फ सॉल्व करना है और आपको पूछा गया है एच। एच यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बस यहां नहीं दिख रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आएगा, ठीक है। करें जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का मान आपको दे रखा है 6400 किलोमीटर। इसको अगर घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास जी एम एम, बाहर ले लेते हैं, जी एम एम को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 बाई आर को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 बाई हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा। ये सॉल्व करना है बस आपको। ये यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा है 1 बाई आर प्लस एच। और इसके लिए आपकी थोड़ी सी गणित अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप बैठे बस एग्जाम में देखते रहेंगे। आर प्लस एच आपका लघुत्तम आ गया, यहां देखेंगे आर इंटू आर प्लस एच लघुत्तम आएगा, माफ करना, आर से आर कट जाएगा, यहां जाएगा आर प्लस एच और माइनस हो जाएगा आर के, ठीक है ना। सॉल्व करिए। आर प्लस एच से आर प्लस एच एक काट लेते हैं, ये बचेगा 1 डिवाइड बाई आर प्लस एच बराबर होगा, यहां से आर कैंसिल आउट, एच डिवाइड बाई हो जाएगा आर के। यहां सॉल्व करेंगे, एच इक्वल्स टू निकाला, इसका 2 खतीरा गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा आर एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर के। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया, या एच स्क्वायर प्लस आर एच माइनस आर बराबर 0। अब ये आपका समीकरण बन गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप सभी जानते हैं, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम सॉल्व करते हैं तो एक्स बराबर आता है बी स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस समीकरण से तुलना कर दीजिए, इस समीकरण से निकालेंगे। आर के 2 मान आएंगे आपके पास फटाफट से, एच के मान 2 मान आएंगे। एच का ए का मान यहां पर हमारे पास है 1, बी का मान कितना बेटा? बी का मान हमारे पास कितना दे रखा है? बी इज आर, तो बी है आर हमारे पास। सी क्या है बेटा हमारे पास? सी अगर देखें तो सी हमारे पास माइनस आर के, ठीक है। तीनों का मान फटाफट से रख दीजिए, आपका आंसर है। निकाल लेंगे कि मुझे करना पड़ेगा? पूरा कर लेंगे ना आप तो करेंगे तो x का मान जैसे आ रहा है वैसे हमारा h का मान आएगा। हमारा समीकरण h बराबर है, h इक्वल्स टू निकालेंगे, यह आ जाएगा माइनस बी, माइनस का मतलब माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है बेटा? बी है आर, तो आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना बेटा? आर है, ठीक है। ये आ गया डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो सिर्फ 2 रहेगा। अब इसके 2 बन जाएंगे रूट, तो h बराबर आ जाएगा माइनस आर प्लस माइनस, और ये हल करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r, आर स्क्वायर माइनस 4r के और डिवाइड बाय 2 के। सॉल्व कर लीजिएगा। जो वैल्यू आपको दिखेगी, एक वैल्यू आपको पॉजिटिव में दिखेगी, या आप कहें देखेंगे तो आपको रिजल्ट के करीब दिखेगी, दूसरा आपका रिजल्ट के करीब नहीं दिखेगी। मैंने ये लगा दिया, ब्यूटी रॉय ने कहा कि k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2। k2 प्लस u2 नहीं लगा सकते बेटा, वहां पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा
जो आप लगाए हैं वो ऑर्बिटल वेग अलग है बेटा। उस पॉइंट पर वेग पृथ्वी की दिशा की तरफ नहीं है। वेग जो आपको प्राप्त हो रहा है पृथ्वी की दिशा में नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आप फोर्स के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से चलेंगे तो आप लिख सकते हैं। पर ठीक है, करेंगे तो इससे आ जाएगा इस कंडीशन के लिए। हो गया ना, कर लिया ना। पीछे क्यों दिखाए बेटा, गणित ही तो लगाया है। आप लोग गणित लगाना नहीं जानते क्या? अच्छा, इस समीकरण को कोई भी गधों की तरह मत सॉल्व करना प्लीज। मेरा थोड़ा सा आदत है ऐसे गधा गधा बोलने की, बट ठीक है, बुरा मत मानना। तो मैं अगर इसको, कुछ बच्चे बहुत दिमाग लगा लेते हैं कि भाई साहब ये लिखा है देखो h² प्लस RH लिखा है, बराबर लिखा है R के, ये यहां से। तो कुछ लोग करते हैं H को कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं H प्लस R बराबर R। अब इसके दो सूत्र बना लेते हैं। पहला कि H जो है बराबर R है, दूसरा कर लेते हैं कि H प्लस R बराबर R है। तो H बराबर आ गया 0। अब H बराबर 0 तो हो नहीं सकता, तो आंसर हमारा ये हो गया। मत करना, मत करना, गलत आएगा। ये नहीं तरीका, ये रॉन्ग नंबर है। ठीक, ऐसे मत काटना कभी भी। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को ठीक से सॉल्व करना। हो सकता है कि आपका कई बार ऐसा हो कि इस तरीके से सॉल्व करके जो आंसर आए और इस तरीके से आप जो करें, हो सकता है कि कोई एक ऐसा वैल्यू दिया हो को आपको आंसर सही मिल जाए, पर हर बार सही मिले या कॉन्सेप्ट सही हो ये जरूरी नहीं है। तो उस तरह से मत करना कभी भी सॉल्व, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, निकाल लिया होगा सबने। अब मैं उम्मीद करता हूं इतना तो कर लेंगे आगे। अब H का मान ही निकाला गया है, H का मान से पूछा गया था, तो H का मान निकाल लेना। ठीक है, H/2 पे आएगा, R/2 पे आंसर आना चाहिए। H का मान R/2 आएगा, है ना? यहां तक मुझे लगता है, हाँ वैसे ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो एक रॉकेट को पृथ्वी से इस तरह प्रक्षेपित करते हैं कि वह वापस नहीं आता है। निकल गया मतलब निकल ही गया। यदि इसके लिए रॉकेट प्रक्षेपक द्वारा दी गई न्यूनतम ऊर्जा E है, ठीक है, E ऊर्जा दी गई थी, जिसने जो रॉकेट की एनर्जी दी गई वो E दी गई, तो उसी रॉकेट को चंद्रमा की सतह से प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेपक द्वारा कितनी न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी? अगर पृथ्वी से किसी रॉकेट को पलायन वेग पर फेंकना है या पलायन वेग से फेंकना है तो E ऊर्जा देनी पड़ती है। अब चंद्रमा पर अगर वही रॉकेट हो तो उसको कितनी ऊर्जा देनी चाहिए, कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी पलायन वेग के लिए? सिंपल सी, कि चंद्रमा से निकल के बाहर भाग जाए। मान लीजिए कि पृथ्वी तथा चंद्रमा का घनत्व समान है तथा पृथ्वी का आयतन चंद्रमा से 64 गुना है। पृथ्वी का आयतन 64 गुना है, ये आपको माना। 64 को लिख ले, 8 अठाई 64, 8 की पावर 2 आ जाएगा, मतलब 8 बाहर आएगा। 8 आएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 1/16 आंसर आएगा क्या? चल देखते हैं। मुझे आंसर पता नहीं होता, बट देखते हैं। ठीक है, निकाले। तो पलायन वेग के लिए ऊर्जा क्या होनी चाहिए बेटा? पलायन वेग का मतलब, पलायन वेग की ऊर्जा कितनी होती है? पलायन वेग की ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसी चीज की जो सतह पे है, फाइनल तो 0 हो जाएगी। फाइनल कितना करना है? 0। तो जो सतह पे एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी है? सतह पर जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी होती है कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 1/2 mv² प्लस गतिज ऊर्जा कितनी होती है? Gm, m द्रव्यमान का रॉकेट मानते हैं छोटा, डिवाइड बाई r के। ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अच्छा, 1/2 mv²। v क्या है बेटा यहाँ पर? v है यहाँ पर स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी को लिखते हैं √2gm। तो ये जगह 1/2 m इंटू स्क्वायर रूट में 2gm। तो वर्ग का वर्गमूल का वर्ग होगा तो खत्म ही हो जाएगा। 2gm डिवाइड बाई आएगा बेटा, 2gm डिवाइड बाई आएगा r के, माइनस हो जाएगा gm डिवाइड बाई r के। 2 से 2 काट लेते हैं, सेम बचा ये। तो ये क्या करेगा मैंने? 1 मिनट दो यार, कुछ गलत करिए क्या? न्यूनतम ऊर्जा हमें दे रखा है ये है।
अच्छा, तो बाहर फेंकना है ना, बाहर फेंकना है तो गतिज ऊर्जा को लेके ही हो जाएगा। हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गतिज ऊर्जा से हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पता है कि कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन फेंकने के लिए क्योंकि हमें वेग ही चाहिए, तो एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1/2 इंटू एम इंटू 2gm डिवाइड बाई आर के। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा gm डिवाइड बाई आर के। पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो जो गतिज ऊर्जा है, जो E1 है या E है, वो आ गई हमारे पास gmm डिवाइड बाई आर, लेकिन इसको हमें घनत्व के रूप में लिखना पड़ेगा। कितना बड़ा प्रोसेस कर दिया मैंने, कहाँ कर दिया, कहाँ लिखा है प्रोसेस, एक ही लाइन तो लिखी है। वी स्क्वायर होगा बेटा, पता है वी स्क्वायर होगा, लेकिन वी स्क्वायर करेंगे ना तो वर्गमूल में होता है ना, ये √2gm/r होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2gm/r ही बचेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आ गई एनर्जी, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी हमें घनत्व के रूप में और हमें आयतन के रूप में लिखना है। तो ये हम लिख रहे हैं पृथ्वी के लिए भी, ध्यान रखना, तो इसको आयतन के रूप में लिखना है। पृथ्वी का द्रव्यमान हम जानते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m बराबर हम लिख सकते हैं रो इंटू वी के। रो क्या है, पृथ्वी का घनत्व, वी क्या है, पृथ्वी का आयतन है, ठीक है। आइए, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ई को रो के साथ लिखूं तो आ जाएगा जी रो, या जी स्मॉल एम लिख लेते हैं, जी स्मॉल वाला एम, और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम को लिख लेंगे रो इंटू वी डिवाइड बाई पृथ्वी की त्रिज्या आर। ठीक, चलिए ये हो गया हमारे पास बेसिक सी चीज। अब सेम अगर मैं चंद्रमा के लिए यही लिखूं तो, क्योंकि ये तो पृथ्वी के लिए लिख रहे हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान लिख लिया, लेकिन अगर मुझे ई डैश लिखना है मान लो चंद्रमा पर, तो यह आ जाएगा जी और एम द्रव्यमान तो रॉकेट का सेम ही है, रो सेम है, पृथ्वी के जितना ही है, घनत्व तो कह रहा है पृथ्वी के जैसा ही है, पृथ्वी तथा चंद्रमा का घनत्व समान है, तथा आयतन बस 64 गुना है। तो जो v है वो है 64 टाइम्स ऑफ v के, डिवाइड बाय हो जाएगा बेटा आर। आर कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या में कितना डिफरेंस होता है, पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या में कितना डिफरेंस होता है, 1 बटा, हाँ कितना होता है बेटा, 3 गुना है शायद ना, 3 टाइम्स है कुछ ऐसा, कितना कितना गुना होता है, 9 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, कितना होता है पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या में डिफरेंस कितना होता है, आर के रूप में कितना गुना होती है पृथ्वी की त्रिज्या, कितनी गुना होती है चंद्रमा की, बता रखा है, क्वेश्चन भी लगा रखा है आपने, कल या परसों ही क्वेश्चन लगाया था। हाँ जी, 6 गुना, कंफर्म, कंफर्म बताओ, बाकी अब कट गया, बस हो गया, यहां पर फटाफट से काटेंगे, आप देखेंगे वो ऊर्जा और ये ऊर्जा है ना, तो बस इसका मान अब ये हमें दिख रहा है, इसका मान उठा के वहां रख लेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा रहेंगी। तो 64 तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, 64 तो हमें ऐसे ही दिख रहा है। चलो, नहीं पता है तो हमें दे भी रखा है, यहां दिया है, देखो किसी को दिख रहा है, दिया है, हमें दे रखी है त्रिज्या निकाल के, किसी को दिख रहा है, कैसे निकालेंगे, अगर ना याद हो तो क्या करें, कैसे निकालते, तो हमें दे रखा है, ये क्या लिखा है, आयतन, क्या लिखा है, 64 गुना है आयतन, और आयतन हम जानते हैं कैसे लिखते हैं बेटा, प्यार से लिखते हैं। आयतन अगर मैं लिखूं पृथ्वी का और आयतन लिखूं मैं चंद्रमा का, तो दोनों में अंतर क्या आएगा, पृथ्वी का आयतन अगर मैं लिखूं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर मान लिया है पृथ्वी की त्रिज्या को, या आर ई लिख लो, ठीक है, और ये वी ई है, ठीक है। अब चंद्रमा का आयतन जो है, चंद्रमा का आयतन, मून का जो आयतन है वो 64 गुना है किसके, नहीं 64 गुना कम है, 64 गुना कम है, नीचे आएगा 64 ना, मैंने उल्टा लिख लिया था क्या, चंद्रमा से 64 गुना ज्यादा है, पृथ्वी का ज्यादा है, तो ये 1/64 आएगा, पहली बात तो यहां से गलती मिटा लेना, बाद में लिखेंगे, फिलहाल यहां पर कर लेते हैं। तो आयतन जो मून का है वो 64 गुना अर्थ के आयतन से कम है,
सिंपल सी चीज है। तो यह आ जाएगा, बस अर्थ का आयतन लिखो 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइड बाई 64 है। 64 को कुछ लिख सकते हैं क्या, आर ई का क्यूब वगैरह हम ठीक है लिख लिए। 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 64 को क्या लिखा जा सकता है, 64 को लिखा 8 का वर्ग, लेकिन 8 का वर्ग 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की घाते 3 लिखते हैं, 4 की घाते 3 लिख लेते हैं। इसको अगर देखिए तो ये क्या है, ये है 4/3 और पाई आर क्यूब चंद्रमा की त्रिज्या मान लेते हैं, मून की त्रिज्या का क्यूब। सॉल्व करते हैं दोनों तरफ, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। यहां पर बचा है, आप देखिए यहां पर क्या बचा है हमारे पास, बस त्रिज्या का ही आएगा। यहां पर बचा है आर ऑफ मून का घात 3 बराबर आ गया है आर ऑफ ई की घात 3 डिवाइड बाई 4 की घात 3। तो इसका मतलब आर ऑफ एम आ गया मून का r/4 के। पृथ्वी की त्रिज्या का 4 गुना कम होता है। ठीक है, तो त्रिज्या हमें यहां से मिल गई। सबको निकालना आना चाहिए, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो ऐसे निकालना, 4 गुना कम होता है। तो ये 1/64 आ जाएगा नीचे, माफ करना यहां पर मैंने पहले ऊपर लिख दिया था। तो ये आ जाएगा v डिवाइड बाई नीचे 64 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई आर लिखा है पहले से, आर लिख लेंगे। ठीक, सही है। इसको अगर मैं देखूं तो ई डैश हमारे पास आ गया है जी एम रो वी डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 1/64। लेकिन ये जो आर है, ये आर पृथ्वी का नहीं, ये चंद्रमा का आर है, ये मून का है, ये याद रखेंगे। ये अर्थ का आर है, ये अर्थ का आर है, तो ये मून का आर है। और मून के आर और अर्थ के आर में रिलेशन क्या देखने को मिला कि आर ऑफ मून है r/4, तो इसको r/4 लिख लो फटाफट से, r डिवाइड बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। इसका मान हमें पता है कितना है बेटा, इसका मान ई है, तो ई डैश आ जाएगा हमारे पास, कितना है ये ई, और गुणे हो जाएगा 4/64, 4 एक कम 4, ये 16 हो जाएगा 1/16। आंसर क्या आएगा बेटा, E/16। वो पहले ही दिमाग में आ रहा था कि 16 के आसपास ही आएगा आंसर। ठीक है, तो 16 के आसपास ही आंसर आना था, और ऐसे आई होप कि आपको समझ में आया हो। 4 की पावर 3 कैसे आया, समझ में आया ना। 4 की पावर 3 मतलब 64, 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो हमने उस तरह से लिख लिया उसको 4 की पावर 3 करके। सबको समझ में आया? कोई है जो कहे कि समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, कोई है बच्चा? अच्छा, बहुत सारे मैसेज जो आप लोग करते रहते हैं कि सर फिजिक्स नहीं लग रही है, बस फिजिक्स के समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो एक दिन में फिजिक्स समझ में आएगी भी नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, धीरे धीरे क्लास में देखते 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 समझ में आना स्टार्ट होगा, तो लगे रहिए, समझ में आ जाएगा एक टाइम पे। इसमें गलती क्या हो सकती थी? गलती हो सकती थी अगर आपको आर का मान नहीं निकालना आता तो आप नहीं निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, फिर समझ में नहीं आता। हालांकि करना अगर आता है तो बढ़िया से कर लेंगे प्यार से। अब आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर में गणित बहुत है, और गणित बेसिक गणित है। बेसिक गणित की गोले के बारे में छोटी मोटी चीजें पता होनी है, गोले का घनत्व कैसे लिखते हैं, आयतन कैसे लिखते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखना हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है आर त्रिज्या का, चलो पृथ्वी का मान लो, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखना है या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है आर त्रिज्या का, तो क्या लिखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। ए क्या लिखेंगे बेटा? जो सरफेस एरिया एस लिख लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? आर त्रिज्या का गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अगर जरूरत पड़ता है कभी। सर चैप्टर खत्म हो गया बट क्वेश्चन बनते नहीं है बेटा। क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाएगा ना, ये सपना थोड़ी है कि आप रात को सोएंगे खाना खा के, सुबह बढ़िया सपना एक आपको याद रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भौतिक विज्ञान आपको रात को सो जाओ सुबह उठो तो मजा आ जाए, मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आपको आना स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 पढ़ा है आपने, ऐसा लग रहा है आपको कि एक चैप्टर, क्या इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़े उसके सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, हाँ या ना? अगर आते हैं तो फिर मेरी कमी है या मेरी गलती है, बताइए आप। क्या इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उसके बढ़िया लगा रहे हैं आप? नहीं है। तो सिंपल सी बात होती है 4πr²। आर अगर त्रिज्या है तो कैपिटल आर है तो आर लिख लो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 4πr²। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं, आप में से ही।
अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है 2019 में जो 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों ही साथ में लिखे हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये मैंने ग्रुप पर भेजा था आपको, होमवर्क ग्रुप पर भेजा था, क्विज, ये क्विज में भेजा था मैंने, याद आया? ग्रुप पर जब ग्रुप बनाया था कल तो भेजा था एक क्वेश्चन, ये वाला आपने किया भी था, आपने किया था ना, आप लोगों ने किया था ये क्वेश्चन, ग्रुप पर भेजा था आपको, हाँ या ना? लग गया था? आंसर बताओ फिर, हाँ सर के अलावा आंसर भी बताओ ना फिर। और ये वाला आंसर मुझे लगता है कि हो गया है। एम द्रव्यमान को पृथ्वी के सतह पृष्ठ से चौथाई जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तक उठाने में काम जो करना पड़ता है 1/2 mgr, अभी यही किया था, ये तो किया था। कई सारे क्वेश्चन सेंड किए थे बेटा, लेकिन उसमें इतने बच्चे रोज जुड़ रहे हैं कि वो क्वेश्चन ऊपर ही रह जाते हैं। आप ग्रुप में ऊपर जाके देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को व्हाट्सएप चलाना अगर नहीं आता, थोड़ी बहुत चीज मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि कैसे ढूंढे। ग्रुप खोलोगे तो ग्रुप का जो नाम है ना, ग्रुप खोलते ही पहले ग्रुप खोल लो, चैट खुल जाएगा, ग्रुप खुल जाएगा। इसके बाद जो नाम है ऊपर टारगेट नीट 2024, इसको खोलो, क्लिक करोगे तो यहां आता है मीडिया, फाइल्स, लिंक्स, सारी चीजें, उस पर चले जाया करो ना। मीडिया है, फाइल है, लिंक्स है, अगर कुछ भेज रखा है, कोई डॉक्यूमेंट भेज रखा है, पीडीएफ वगैरह सारी यहाँ पड़ी है, होमवर्क वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। कोई लिंक भेज रखा है तो लिंक यहाँ मिल जाएगा। आपको चैट में बार बार ऊपर नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1000 बार आप ऐसे 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 करते रहें, ढूंढते रहें, ऐसा नहीं करते। ठीक है, मीडिया में चले जाओ और फटाफट से देख लो। ठीक है, चलिए। ग्रुप नहीं मिला है, आप मैसेज कर दीजिए मुझे बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आपने लगा लीजिए तो आप देख सकते हैं 2019 में कितने आसान से क्वेश्चन आए थे फालतू के, और हो गए हैं। ये क्वेश्चन है कि एक पिंड के, मैं बस 5 मिनट और क्लास ले रहा हूं। एक पिंड के पृथ्वी पर तथा एक दूसरे ग्रह की सतह पर भारों का अनुपात दे रखा। एक मतलब कोई पिंड है, एक एम द्रव्यमान मान लेते हैं कि है कोई वस्तु पृथ्वी पर, और एक दूसरा कोई ग्रह है, ठीक है, कोई भी ग्रह, उस पर भार का जो अनुपात आ रहा है वो 9 और 4 का आ रहा है। पृथ्वी पर 9 और उस ग्रह पर 4, ऐसा कुछ अनुपात आ रहा है। दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है। तो जो ग्रह का द्रव्यमान है, अगर मैं m डैश मानूं तो m डैश जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है बेटा? 9 गुना कम है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या r है तो ग्रह की त्रिज्या क्या होगी? फालतू चीजें। ठीक है, आइए देखते हैं। mg पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बारे में लिख रहे हैं। पृथ्वी बराबर होना चाहिए mg ग्रह पर जो है, क्योंकि यही भार होता है, दोनों जगह भार है, और इस भार का अनुपात दे रखा है कितना, इसको हम बोल रहे हैं W1 W2, दोनों का अनुपात लेते हैं। तो W1 डिवाइड बाई W2 जो है बेटा, ये हमारे पास दे रखा है, ये हो जाएगा mg पृथ्वी और डिवाइड बाई mg ग्रह। इसका अनुपात दे रखा, कितना दे रखा है? 9/4। ठीक है, 9/4 इसलिए दिया है कि उसका 3 का वर्ग और 2 का वर्ग कर सकें। अभी देखना आएगा, 3/2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अभी देखो, एम से हम काट देते हैं, जी का है पृथ्वी पर, जी का मान जो होता है सतह पर ही, क्योंकि तो पृथ्वी पर जी का मान होता है gm डिवाइड बाई r, पृथ्वी का जो है उसका वर्ग डिवाइड बाई इस पर, तो जी चलो ठीक है। m का मान कितना है इसका बेटा? m/9, तो m/9 रहेगा, 9 रहेगा पहले से ही 9, और r जो है पृथ्वी का वो हमें दे रखा है, इसका हम मान लेते हैं कि क्या है बेटा? r डैश मान लेते हैं, r डैश मान लेते हैं, r डैश जो भी होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, gm/r²। ठीक है, तो फालतू की चीजें काट लेते हैं पहले। ठीक है, इसको ऊपर लेते हैं, उसको नीचे ले चलते हैं, ये हो जाएगा 9r डैश का वर्ग डिवाइड बाई हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है ना, कट गया, 9 का 9 से काट लेते हैं, खात्मा कर लेते हैं, यहां पर बचा 1/2 बराबर हो गया r डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो यहां चाहे आ जाएगा r डैश का जो स्क्वायर है ग्रह का वो हो जाएगा r/2 के। ठीक है, सही है, r² बाई, अच्छा 4 है तो 2 आ जाएगा ना। अरे कर लो यार, r/2, इतना भी क्या करना, r/2। तो क्वेश्चन करने में कुछ है नहीं, इतना है नहीं, मजा बचा नहीं, क्योंकि पढ़ लिया यार, सब तो कर लिया।
क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे आपसे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लगते रहेंगे। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपको हिंट विंट दे देता हूं, बाकी होमवर्क रहेगा आपका। एम द्रव्यमान और ए त्रिज्या का एक ठोस गोला है, एक समान समकेंद्रीय गोलीय आवरण जिसकी मोटाई 2a तथा द्रव्यमान 2m है से घिरा है। तो थोड़ा समझिए, एक खोखला गोला है और एक भरा हुआ गोला है। तो एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है, सिंपल सा, एक गोलीय कोष बोलते हैं जिसको ना, वैसा है, ठीक है। और इसकी मोटाई दे रखी है सेल की, वो 2a है, और इसका द्रव्यमान डबल है उस ठोस गोले से। नहीं समझे क्या? समझाता हूं। ये है गोला, ठोस गोला, द्रव्यमान m और त्रिज्या a का, त्रिज्या a का। एक जो है इस तरह से एक गोलीय कोष है जिसका मोटाई दे रखा है, ये मोटाई जो दे रखा है इसकी, बीच में खोखला है बस, ये चारों तरफ से ऐसे ये वाला गोला घिरा हुआ है। अब ये जो मोटाई है, इस मोटाई की बात की जा रही है। मोटाई कितनी बेटा? इसकी केंद्र से दूरी, यहां तक की दूरी जो है वो 3a है, ठीक है। और इसकी मोटाई दे रखी है ये दे रखी है 2a, ठीक है। और इसका द्रव्यमान दे रखा है 2m। बस फालतू की चीजें। आपको क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र बताइए। अच्छा, मोटाई सिर्फ दे रखी है, आपको कहा गया है कि 3a दूरी पर आपको बता रहा है, तो 3a ये नहीं दिया है, 3a दूरी पर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, कहीं 3a दूरी है मान लो, अब अंदर है कि बाहर है, कहां है देख लीजिएगा, ठीक, निकाल लेंगे। मेरा नंबर शेयर कर दो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, लगाइएगा प्लीज, उम्मीद है कर लेंगे। और बाकी जो पीडीएफ दे रखी है उसका क्वेश्चन वगैरह कर लेना, बढ़िया है। परीक्षण कण द्रव्यमान दे रखा है, इतना उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार कक्षा में घनत्व दे रखा है, घनत्व r के साथ चेंज हो रहा है। कण के कक्ष की त्रिज्या r तथा इसके आवर्तकाल t के बीच सही संबंध है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, थोड़ा सा ग्रह वाला सिस्टम है, ऐसा कुछ है ना, हाँ कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां हो गए, बाकी आपका होमवर्क, आपको जो पीडीएफ दी है उस पीडीएफ का यूज करें और उसको लगाना स्टार्ट करें। सिद्धार्थ गौतम बेटा, आप बहुत बढ़िया, आपको बायोलॉजी आती है, लेकिन क्या कर रहे हैं उसका, जग जाहिर है बेटा। चलिए, तो जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो मुझे, है ना, अब अगर नंबर मिल गया है तो मुझे व्हाट्सएप पर हाय और अपना बैच का नाम लिख देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप बैच ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप में आपको फिर से मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कुछ नई भी चीजें भेजूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं कुछ करता रहूंगा। और इस ग्रुप का जो पर्पज है वो कुछ ज्यादा मोटा तगड़ा, मेरे दिमाग में कुछ एक प्लान है, तो वो मुझे मैं बता देता हूं, चलो 2 मिनट लेके। हालांकि सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चों को मैं एज अ टीचर एक नजर से ही देखता हूं, कोई मेरे लिए ऐसे बड़ा, कोई छोटा, कोई बहुत समझदार, बहुत ऐसा नहीं है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड, वो बहुत चीजों पर निर्भर करता है कि ऐसा कोई बच्चा क्यों रह गया है, कोई बच्चा इतना समझदार या इतना मेहनती कैसा है, किसी का नंबर ज्यादा क्यों आ रहा है, किसी का कम क्यों आ रहा है, वो आप सभी जानते भी हैं। तो मैं जो है दोनों बैच से, यहां से जैसे आरंभ के दोनों बैच और उड़ान का जो बैच है, तीनों बैच के बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। तो तीनों बैच से मुझे खोज रहेगी 30 बच्चों की, मुझे टॉप 30 बच्चे चाहिए। 30 बच्चे वो नहीं कि जो बहुत नंबर ला रहे हैं वही चाहिए मुझे, कि बहुत बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ब्रिलियंट है। कई बार ब्रिलियंट बच्चा बेवकूफ बन जाता है एग्जाम के लिए, अगर वो बात ना सुने तो। मुझे चाहिए हार्डकोर एकदम मेहनत करने वाले। तो मैं 30 बच्चों को थोड़ा सा चाहता हूं कि 30 बच्चे देखूं, मैं सिलेक्ट करूंगा, आप में से ही कोई होंगे। और बाकियों को ऐसा नहीं कि मैं नजरअंदाज कर रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा, सब करूंगा, यहाँ कोई भेदभाव वाली चीज नहीं है। बट ये हो जाता है कि कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके बीच में ही कुछ बच्चे ऐसे, किसी का लेवल अगर मैं कहूं x है और किसी का अगर x-10 है, अभी है, ये सच्चाई अगर है, एक्सेप्ट करें, तो अब मैं अगर इसको ये भी क्लास में है, ये भी क्लास में है, तो मुझे मैक्सिमम मेरा लेवल क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 1-2 लेवल नीचे ले आऊंगा, इसको 1-2 लेवल ऊपर उठाने के लिए। तो मैं जो लेवल लेके चलूंगा वो मेरा लेवल होगा x से, मेरा x का जो लेवल होगा बेटा
मेरा एक्स का लेवल वो वेरी करेगा इसके बीच में, फ्लक्चुएट करेगा। मैं कहीं यहां तक पढ़ाऊंगा, कभी कुछ यहां तक आएगा, कुछ यहां तक आएगा, कुछ यहां तक, तो चलेगा, इर्द गिर्द चलता रहेगा। लेकिन अगर मीन वैल्यू निकालेंगे तो आपको एक्स आसपास, आपको 5-6 के आसपास ही लेवल मिलेगी क्लास की। और स्पीड और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं जो है चुपचाप से देख रहा हूं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ग्रुप के अंदर भी, ग्रुप में जो क्विज आता है उस पर क्या कैसा रिएक्शन रहता है, और टेस्ट जो आपके हो रहे हैं उस पर क्या आपके रिएक्शंस हैं, क्लास में किस तरह के रिएक्शंस हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे जहां तक आइडिया लगेगा तो मैं बात करूंगा आप लोगों से, और जहां तक अगर बात है समझ आने की, समझ आया तो फिर कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे ऐसे बुरा नहीं मानना है कि किसी एक को, आप में से कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और किसी को ऐसा नहीं है कि 30 बच्चे के अलावा सब कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं, ना तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ना मेरा बोलने का ऐसा कोई मनसा है, ठीक। चलिए, बट वो ग्रुप हेल्पफुल रहेगा इस चीज में जानने में। तो मैं देख रहा हूं, मुझे चाहिए, देखो बेटा साफ साफ मैं आपको अगर मुंह फट होके बोलूं तो मुझे चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट आपसे ही निकलवाना है मुझे, क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है, एक टीचर के लिए भी मैटर करता है कि आपके बच्चे का रिजल्ट कितना है, कितने बच्चे आपके पास हुए, और बच्चे जब पास होंगे तो उनका तो पूरा करियर ही आगे, फिर पढ़ाई करेंगे, आगे जाएंगे। तो दोनों का रिजल्ट से ही ताल्लुक होना चाहिए, मजा से नहीं होना चाहिए। और मैं मजा को रिजल्ट में बदलते हुए देखना चाहता हूं, और तभी मुझे मजा आता है। तो मुझे चाहिए रिजल्ट, मुझे मजा नहीं चाहिए ऐसे छोटे मोटे, ठीक है। ये डेली वाले मजा नहीं चाहिए मुझे कि एक क्वेश्चन के मजा आ गया, नहीं, मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। और इसके लिए मैं कुछ बच्चों को चुनूंगा आप में से ही, तो तैयार रहना। चलिए, बाय बाय।